बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 8 लॉजिक का क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सपोज एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, देन एक्स इज़ ऑड और एक्स ऑड भी है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि 9x + 4 इज़ आल्सो ऑड, उसको हमने ऑड प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले तो मैंने लिखी है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट जी हमारे पास क्या थी, एक्स एक इंटीजर है और एक्स वो ऑड है, तो हमने 9x + 4 को ऑड प्रूफ करना है। अच्छा, अब देखिए एज्यूम हमने किया कि x अगर एक ऑड इंटीजर है, देन हमने इससे पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था जब भी कोई नंबर ऑड होता है तो हम इसको x = 2k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ k बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर की हम कोई भी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो आंसर जो हमें मिलता है एक ऑड नंबर मिलता है, इसलिए हमने बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। जबकि अगर हमने इवन नंबर लिखना हो तो x = 2k की फॉर्म लिखी जाती है। ठीक है, तो इवन और ऑड में ये फ़र्क होता है। ठीक है, यानी जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे सेट ऑफ इंटीजर से 0, 1, 2 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपको ऑड नंबर देगी आंसर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको जब भी ऑड इंटीजर हो तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखना होता है x को। अब ये तो मेरे पास x एक ऑड नंबर है। ठीक है, मैंने x को एक ऑड नंबर के इक्वल इसको पुट कर लिया। मैंने प्रूफ क्या करना है कि 9x + 4 इसको ऑड प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो पहले ही ऑड है, मैंने 9x + 4 को ऑड प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 9x + 4, यहाँ पे x की जगह पे मैंने x जो एक ऑड नंबर था उसकी वैल्यू पुट कर दी। ये देखिए 9x + 4, x की जगह मैं ऑड नंबर जो ऑड थी वैल्यू पुट करने लगी हूँ। 9x की जगह 2k + 1 + 4। ठीक है, तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई, ये 9x + 4 = चलता जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 18k + 9 + 4, 18k प्लस यहाँ से इन दोनों को ऐड करके 13 बन गया। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने अपने इस नंबर को फिर 2k + 1 की फॉर्म में लिख दिया और इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया तो इसका मतलब है कि 9x + 4 भी एक ऑड नंबर होगा। अब मैंने इसके लिए करना क्या है, मैंने फॉर्म बनानी है 2k + 1 की, तो इसलिए पहले तो मैं इस नंबर को तोड़ लेती हूँ। 13 को मैंने तोड़ दिया 12 + 1 की फॉर्म में। अब ये जो मेरे पास आया 18k + 1, मैंने यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया। 2 को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रह गया 9k + 6, ठीक, और +1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये वाली जो चीज़ हमारे पास आई है 9k + 6, ये मैंने इसको सपोज कर लिया ये m के इक्वल है और m बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, यानी ये चीज़ भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये मेरे पास 2m + 1, यानी जैसे मेरे पास 2k + 1 होता है इस तरह मैंने इसको 2m + 1 के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि k की जगह यहाँ पे m है और ये जो वैल्यू आई है k भी क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पे भी सेट ऑफ इंटीजर्स के मल्टीपल ही मौजूद है। 9k इसका मल्टीपल है, तो ये भी एक इंटीजर ही नंबर बनता है 9k + 6। तो 2k + 1, तो ये भी और नंबर की फॉर्म में लिख लिया। तो 9x + 4 को जब मैंने 2m + 1 एक और नंबर की फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब है 9x + 4 भी एक और नंबर है। तो सिंपल जो भी जिसको भी हमने और नंबर प्रूफ करना होता है मैंने उसे 2k + 1 या 2m + 1 के फॉर्म में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज x इज़ एन इंटीजर, इफ़ x इज़ ऑड, देन अगेन वही गिवन है हमें x ऑड है, लेकिन मैंने प्रूफ क्या करना है 7x + 5 है उसको इवन मैंने प्रूफ करना है। अच्छा जी, एज्यूम मैंने क्या करना है x ऑड है, अगर ऑड है तो मैं इसको 2k + 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि हमारे पास क्या है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है कि 7x + 5 को इवन प्रूफ करना है। ठीक है, इवन प्रूफ अगर मैंने करना है तो इसका क्या मतलब है कि मैंने 7x + 5 को 2k की फॉर्म में लिखना है, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने करा क्या, मैंने ये जो 7x + 5 है x की जगह पे, क्योंकि x एक और नंबर है तो x की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 7 × 2k + 1 × +5, तो क्या बन गया 2 7 14k + 7 + 5 14k + 12। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने +1 वाली फॉर्म हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, ना ही मैं इस नंबर को तोड़ूंगी, मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगी। अब आप देखिए 2 को कॉमन लेने के बाद ये पूरी चीज़, ये k क्या था, सेट ऑफ इंटीजर था, सेट ऑफ इंटीजर के साथ कोई भी वैल्यू
ऐड की जाए या मल्टीप्लाई की जाए तो नंबर फिर भी सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग करता है। तो मैं इसको लिख लिया 2 और इसको मैंने लिख दिया m, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो m था, m किसके इक्वल मैंने लिया है 7k + 6, और m भी सेट ऑफ इंटीजर की ही वैल्यू है या सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग कर रहा है। ये 2m ये मैंने इसको इवन नंबर की फॉर्म में लिख दिया। तो 7x + k किसके इक्वल आ गया है 2m के इक्वल, जो कि इवन नंबर की फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया है कि अगर 2m + 1 हो तो वो ऑड नंबर होता है, और 2m अगर हो जाए तो वो इवन नंबर की फॉर्म हो जाती है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं, m की कोई भी वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे आपको इवन नंबर ही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ x इज़ ऑड, अगर x ऑड है तो मैंने शो करना है ये वाली वैल्यू भी ऑड है। सिंपल मैंने उसी तरह लिया, x अगर ऑड है तो हम x को क्या लिख सकते हैं 2k + 1। मैंने इस वैल्यू को ऑड प्रूफ करना है, मैंने इस वैल्यू में क्या करना है x की जगह पे 2k + 1 पुट कर देना है। ये क्या मेरे पास बन जाएगा 2k + 1 का होल स्क्वायर -4, x की जगह फिर 2k + 1 और +6 एज इट इज़। यहाँ पे मैंने क्या किया a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a² + 2ab + b²। यहाँ मैंने 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये +6 एज इट इज़। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं 4k² - 4k + 3। अब स्टूडेंट्स मैंने इस नंबर को ऑड नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑड नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है जिसकी कांस्टेंट वाली टर्म है इसको मैंने 1 की फॉर्म में तोड़ना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 4k² - 4k + 2 + 1, ये 3 था तो मैंने इसको लिखा 2 + 1। अब ये जो नंबर है, अब यहाँ से देखिए मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये मेरे पास क्या बचेगा 2k² - 2k + 1, और ये वाला प्लस मैंने 1 इसी तरह लिख दिया। अब मैंने क्या सपोज किया कि ये जो चीज़ है ये चीज़ किसके इक्वल है m, 2k² - 2k + 1, और m मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया है कि ये वैल्यू m है, और m कहाँ से बिलोंग कर रहा है, m बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। क्यों बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, क्योंकि k जो था हमें ऊपर कहा गया है कि k सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। अगर k सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो k के सेट ऑफ इंटीजर से आप कोई टर्म मल्टीप्लाई करे, कोई टर्म ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, वो सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू सेट ऑफ इंटीजर से है। तो 2m + 1 यानी m सेट ऑफ इंटीजर से है, तो ये भी और नंबर की फॉर्म में मेरा लिखी गई वैल्यू है। तो इसका क्या मतलब है कि x² - 4x + 6 2m + 1 एक और नंबर के इक्वल आ गया, तो इट्स मीन कि ये भी एक और नंबर है। ओके फिर हमारे पास क्या है, इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर, अगर x एक इवन नंबर है तो मैंने शो करना है x² + 2x + 4 भी इवन नंबर है। ओके अगर x एक इवन नंबर है तो हम x को कैसे लिख सकते हैं 2k की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था इवन नंबर होगा तो 2k की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब मैंने इस चीज़ को इवन प्रूफ करना है तो मैंने ये वैल्यू लिखी और x की जगह मैंने क्या पुट कर देना है 2k। x की जगह पुट कीजिए 2k का स्क्वायर + 2 एज इट इज़, x की जगह 2k + 4। यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 4k² + 4k + 4। अब आप देखिए मैंने इसको इवन नंबर प्रूफ करना है, इवन नंबर प्रूफ करना है तो मैंने इसको 2m की फॉर्म में शो कर देना। तो यानी मैंने इस पूरी वैल्यू में से 2 कॉमन निकाला और इस अंदर वाली सारी वैल्यू को क्या कह दिया m के इक्वल, और m ये जो मुझे मिला है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, क्योंकि k एक इंटीजर है तो उसके साथ कोई भी चीज़ ऐड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो भी इंटीजर ही रहेगी। तो 2m की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ये पूरी वैल्यू 2m के इक्वल आ गई है। तो 2m क्योंकि इवन नंबर होता है इसका मतलब है कि ये नंबर भी इवन है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ हमने करना है डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इक्वल है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, को हमने किस तरह से हमने प्रूफ करना होता है, हमारे पास हमने ये पहले भी एक ये प्रूफ किया हुआ है कि अगर हमें दो वैल्यूज़ को इक्वल प्रूफ करना होता है तो मैंने क्या करना होता है, पहले मैं सपोज ये करती हूँ कि x बिलोंग कर रहा है a से। ठीक है, प्रूफ कैसे शुरू करते हैं कि मैंने अगर हमें दो चीज़ों के इक्वल प्रूफ करना है तो पहले मैं ये शुरू करती हूँ कि x बिलोंग कर रहा है a से, देन मैंने प्रूफ कर लिया कि ये x अगर बिलोंग कर गया है b से भी, बिलोंग ये a से करता था लेकिन प्रूफ करते करते मैंने x को b से भी बिलोंग कर दिया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि जो a है सबसेट है b का। ठीक है, देन हमने कैसे चलना होता है, फिर नेक्स्ट मैं इसकी राइट हैंड साइड लेती हूँ। राइट हैंड साइड में मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ x बिलोंग कर रहा है b से, प्रूफ करते करते x बिलोंग हो गया a से b। तो इसका क्या मतलब है, x क्योंकि b का एलिमेंट था एंड में x a का भी एलिमेंट आ गया, इसका मतलब है b सबसेट हो गया है a का।
तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मुताबिक ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो इसका क्या मतलब है ए और बी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इस प्रूफ की तरह ये आपने 8th में भी ये प्रूफ किए हुए हैं, इसकी तरह हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड अपनी ली और मैंने कहा कि x बिलोंग कर रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड से, यानी x एलिमेंट है इसका a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट का। अगर x a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x a इंटरसेक्शन b से तो बिलोंग नहीं करेगा। हमारे पास क्या होता है कि जो चीज़ कम्प्लीमेंट, जो नंबर के a के कम्प्लीमेंट में मौजूद है तो वो नंबर a के अंदर तो मौजूद नहीं हो सकता ना, क्योंकि कम्प्लीमेंट और उस सेट वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अगर x इसके कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो उसके कम्प्लीमेंट में मौजूद है। इसका क्या मतलब है कि x फिर a से भी बिलोंग नहीं कर रहा है एंड और x बिलोंग b से भी नहीं कर रहा। अगर x a के अंदर नहीं है तो x कहाँ पे है, x बिलोंग कर रहा होगा a के कम्प्लीमेंट के अंदर, और x अगर b के अंदर नहीं है तो x इसमें बिलोंग कर रहा होगा b के कम्प्लीमेंट में। इस दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं क्या कहती हूँ, x बिलोंग कर रहा है a कम्प्लीमेंट में भी और x बिलोंग कर रहा है b कम्प्लीमेंट में भी। अब देखिए x एलिमेंट था a इंटरसेक्शन b का, जबकि मैंने प्रूफ कर दिया x एलिमेंट बन गया a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट के। ये देखिए एक साइड का एलिमेंट था जबकि मैंने उसको दूसरे साइड का एलिमेंट प्रूफ कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू जिसका x पहले एलिमेंट था, इस वाली वैल्यू का सबसेट बन गया, यानी a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट सबसेट बन गया है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट का। यानी लेफ़्ट साइड का एलिमेंट जो हो, अगर वो राइट साइड का भी एलिमेंट बन जाए तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली चीज़ अभी लेफ़्ट साइड प्रूफ की। अब मैं राइट हैंड साइड लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब देखिए राइट हैंड साइड में मैंने क्या करना है कि x एलिमेंट है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट का। अब मैंने एक लेना है एक और नंबर y, मैंने टेक किया y एलिमेंट है a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट का। इसका क्या मतलब है, y बिलोंग कर रहा है a के कम्प्लीमेंट से भी एंड y बिलोंग कर रहा है b के कम्प्लीमेंट से भी। अगर y a के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y a सेट के अंदर तो मौजूद नहीं होगा। अगर y b कम्प्लीमेंट के अंदर है, इसका मतलब है y b सेट के अंदर भी मौजूद नहीं होगा। इसका मतलब है अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं कि y एलिमेंट नहीं होगा a इंटरसेक्शन b का, जब वो में a में भी नहीं है, जब वो b में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके इंटरसेक्शन का भी वो एलिमेंट नहीं होगा। अगर y इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो y किसका एलिमेंट होगा, a इंटरसेक्शन b के कम्प्लीमेंट का एलिमेंट होगा। अब देखिए y एलिमेंट था a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट का, जबकि मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि y एलिमेंट बन गया a इंटरसेक्शन b के होल कम्प्लीमेंट का। इसका क्या मतलब है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का सबसेट बन गया। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैंने अब क्या लिया कि x एलिमेंट था b का, उसको मैंने प्रूफ कर दिया कि x एलिमेंट आ गया a का, तो पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का सबसेट बन जाता है। अब देखिए यही काम है, पहली इक्वेशन में क्या है, ये a इंटरसेक्शन b होल कम्प्लीमेंट सबसेट हो गया a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट का, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में क्या है कि a कम्प्लीमेंट यूनियन b कम्प्लीमेंट भी सबसेट आ गया a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट का, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट आ गए हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के मुताबिक दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, जो हमने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी चीज़ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, x और y रियल नंबर्स है लेकिन वो पॉजिटिव है, यानी वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते। ठीक है, एंड x स्क्वायर लेस देन है y स्क्वायर, देन मैंने प्रूफ किया करना है x लेस है y से। अच्छा, अज्यूम में ना हमें गिवन क्या है कि x स्क्वायर लेस है y स्क्वायर से। ठीक है, अब मैंने ये प्रूफ करना है कि x भी लेस है y से। मैंने क्या करना है, सिंपल स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर ख़त्म करने हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने स्क्वायर रूट जब ख़त्म करते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि x और y दोनों पॉजिटिव है। इस मीन कि जब इनके स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर कैंसिल आउट होंगी, ये वैल्यू जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेगी, नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकती। तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और लेस देन का साइन भी इसी तरह है, तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री।
हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये थ्योरम है, हमें पता है कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं। जो चीज़ ट्रू हो लेकिन उसको शो करने के लिए स्टेप्स करने पड़े तो वो थ्योरम है। ये मेरे पास बेसिकली थ्योरम की एक स्टेटमेंट है, तो मैंने थ्योरम के तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप करके इसको प्रूव करना है। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल खुद से ले लेनी है। तो जो चीज़ खुद से लेने के लिए स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास गिवन होती है कि जो चीज़ उन्होंने कहा हुआ है एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है। तो एक यानी एक ट्राइंगल हमने गिवन है, वो ट्राइंगल क्या है, ABC। अच्छा, मैंने प्रूफ क्या करना है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ये मैंने प्रूफ करना है कि एंगल ए मय्यर एंगल बी प्लस मय्यर एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है। ये मैंने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप प्रूफ करने जा रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए आपने फिगर में मज़ीद और क्या स्टेप्स किए हैं, फिगर में और क्या एक्सटेंशन लाए हैं, क्या इंक्रीमेंट और फिगर में आपने किया है, ठीक है। देखिए, फिगर मुझे गिवन सिर्फ एक थी, एक ट्राइंगल है ABC, ये मुझे गिवन थी एक ट्राइंगल का एक एंगल A था, एक एंगल B था, एक एंगल C था। अब मैंने क्या कंस्ट्रक्शन में काम किया, उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स B से यानी उस पॉइंट B से एक लाइन ऐसी ड्रॉ की है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है ना, देखिए ट्राइंगल के पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ की है। उस लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो लाइन जिसका नाम मैंने L से M लिखा है, वो लाइन LM इस साइड ट्राइंगल के साइड AC के पैरेलल है, ठीक है। यानी ये वाली लाइन ट्राइंगल के इस साइड के पैरेलल, ये मैंने नया काम किया, ये लाइन मैंने मज़ीद एक कंस्ट्रक्शन में बनाई है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लाइन बनाई, आपको पता है ये तो एंगल पहले से ही ट्राइंगल का था, ठीक है, B को नाम दिया होता मैंने एंगल 2 को। अब जैसे ये लाइन बनी तो इस लाइन ने, ये देखिए एंगल्स मैंने इनको नाम दे दिया, इसको 1 का, इसको 2 का, इसको 3 का नाम दे दिया। अब मैंने करा क्या, अब आप देखिए इस लाइन की मैंने प्रूफ करने के लिए करना क्या है ना, मैं थ्योरम अपना प्रूफ करने जा रही हूँ। मैंने फिगर दोबारा से यहाँ पे बना लिया ताकि हमारे सामने रहे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ और आगे उसके रीज़न बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैं क्यों लिख रही हूँ अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब मैं अपना थ्योरम प्रूफ करने लगी हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस मय्यर एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये चीज़ कैसे है? आप हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के में जितने भी एंगल बन रहे हो सबका सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए, ये जो लाइन थी एक स्ट्रेट लाइन थी, L से M जो लाइन थी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बन रहे होंगे उन सबका सम 180 होगा। अब स्ट्रेट लाइन के एंगल देखिए, स्ट्रेट एंगल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है। पहला एंगल इस पे 1 है, दूसरा एंगल इसका 2 है, तीसरा एंगल इसका क्या है, 3 है। तो इन तीनों का सम करूँगी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के एंगल है तीनों के तीनों। इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल है उन सब का सम 180 डिग्री है। 3 ही एंगल थे, मैंने उन तीनों का सम कर लिया 180 डिग्री और आगे रीज़न दे दी। अब स्टूडेंट्स साहब आप देखिए कि जो मय्यर एंगल 1 है, मय्यर एंगल 1 और मय्यर एंगल A इक्वल है। क्यों इक्वल है? ये देखिए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? एक ही लाइन पे बनने वाले बाहर और अंदर वाले एंगल इक्वल होते हैं। देखिए, अगर मैं ये लाइन के बारे में बात करूँ तो इस लाइन के बाहर एंगल 1 बन रहा है और अंदर एंगल A बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 और एंगल A इक्वल हैं। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और आगे रीज़न दे दी कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए जो एंगल 2 है, एंगल 2 वो किसके इक्वल है? B पे। जैसे A ये एंगल है, ये B एंगल है और ये C ये एंगल है और B वर्टिक्स पे एंगल बन रहा है, उसको क्या नाम दिया हुआ है? 2 का। तो यानी एंगल 2 किसके इक्वल है? मय्यर एंगल B के है। फ्रॉम फिगर से हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ये देखिए एंगल 3 और एंगल C इक्वल है। देखिए, एक ही लाइन में बनने वाले बाहर और अंदर वाले एंगल इक्वल होते हैं। देखिए, एक लाइन में, ठीक है, इसके बाहर एंगल C बन रहा है और नीचे इसके एक कॉर्नर पे एंगल बन रहा है 3 और C। तो ये एंगल 3 और एंगल C भी इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आप स्टूडेंट्स ये चेक कीजिए, 2, 3 और 4 इन तीनों इक्वेशंस की वैल्यूज़ मैं इक्वेशन 1 में पुट करने लगी। अब देखिए, मय्यर एंगल 1 किसके इक्वल था? मय्यर एंगल A के। मय्यर एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया मय्यर एंगल A, फिर आया प्लस। मय्यर एंगल 2 किसके इक्वल था? मय्यर एंगल B के। यहाँ पे लिख दिया मय्यर एंगल B प्लस।
देन मैयर एंगल सी किसके, मैयर एंगल 3 किसके इक्वल है, मैयर एंगल सी के, ये भी मैंने लिख दिया है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, और यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। यही चीज़ मैंने प्रूव कर दिया है कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल है। तो यही मैंने प्रूव करना था कि ट्राइंगल के जो एंगल्स थे, ट्राइंगल के देखिए यही एंगल्स थे ना, ए बी और सी, तो इन तीनों का सम मैंने 180 डिग्री प्रूव कर लिया। इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन हमने प्रूव करना है ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी, और इसको इसके इफ़ एंड इफ की कंडीशन अप्लाई करके हमने इसको प्रूव करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम जो जो हमने स्टेप्स करने हैं हमने उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, उसके आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे करना क्या है, ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी। अब मैंने इसको प्रूव करना है ए डी इक्वल्स टू बी सी के इक्वल। तो मैंने उसके लिए क्या प्रूव किया, मैंने दोनों साइड पे ए बाई बी के साइड और सी बाई डी दोनों साइड नंबर बी डी मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने क्या यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है कि ये दोनों नंबर इक्वल्स थे, इन दोनों नंबर के साथ सेम नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो भी दोनों साइड्स आपस में इक्वल ही रहेंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बी डी दोनों साइड पे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से ए के साथ सिर्फ डी चाहिए, बी नहीं चाहिए, मैंने बी को ख़त्म करना है। ठीक है, तो मैंने पहले इसके लिए क्या किया, मैंने इसको लिख लिया ए डॉट वन, यानी यहाँ पे मैंने इसको भी लिख लिया सी डॉट वन। डॉट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी इनके साथ मैंने कहा ए लिखो या ए इंटू वन लिखो या सी इंटू वन लिखो, बात एक ही है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये भी ए बनेगा, इसका आंसर भी ए ही आता है। तो वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो ए के साथ भी उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख ली, सी के साथ भी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख ली। देन अब मैंने करना क्या, मैंने यूँ क्यों किया, क्योंकि मुझे इस वन बाय बी को इस बी के साथ अंदर लेके जाना है। मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक नंबर बाहर होता है, बाकी नंबर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए को बाहर लिखा, बाकी जो मेरे पास नंबर बने हैं उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। देखिए बाकी नंबर मेरे पास क्या बने हैं, ये बन गया वन बाई बी और यहाँ से बी ओ डी पहले से मौजूद था, यहाँ से मैंने सी को बाहर रखा और वन बाई डी और बी ओ डी यहाँ से पहले ही मैंने अंदर कर लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक नंबर बाहर बाकी नंबर अंदर। अच्छा जी, अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में जी, मैंने इनको बी और बी कैंसिल हो गया, यहाँ से डी और डी कैंसिल हो गया। देखिए एक नंबर के साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है, बी के साथ वन बाई बी मौजूद था, डी के साथ वन बाई डी मौजूद था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है जो आपस में कैंसिल आउट हो गए। देन मेरे पास क्या हुआ कि जब एक दूसरे से कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ रह गया वन, यहाँ भी रह गया वन। नेक्स्ट स्टेप में वन और डी को मैंने मल्टीप्लाई कराया, वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वन डी के साथ मल्टीप्लाई होगी डी ही आंसर देगी, वन बी के साथ मल्टीप्लाई होगी बी ही आंसर देगी, क्योंकि वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ से मुझे ए डी और बी सी का आंसर इक्वल मिल गया। देन जी मैंने क्या करना है, ए बाई बी डॉट सी बाई डी इक्वल्स टू ए सी और पी डी का आंसर हमने इक्वल प्रूफ करना है। अच्छा अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ तो वैसे ये इक्वल ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स करने होते हैं। तो मैंने ए बाई बी को इस तरह लिख दिया, ए बाई बी मल्टीप्लाई वन इंटू सी बाई डी मल्टीप्लाई वन, एक ही बात है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ए बाई बी लिखो या मल्टीप्लाई वन कर दो, आंसर तो एक ही है ना। अब मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई वन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैंने दोनों में से वन को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब मैंने इस वन को ख़त्म करना है, मैंने कहा वन लिखो या वन के साथ वन बाय वन लिख लो, दोनों के एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और अंदर मेरे पास ए सी डिवाइडेड बाय बी डी रह जाएगा, जो मैंने प्रूव करना है। नेक्स्ट जी लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, सेम वही काम मैंने किया कि यहाँ से मैंने ए बाई बी को क्या लिख दिया, ए बाई बी मल्टीप्लाई वन प्लस सी बाई बी मल्टीप्लाई वन। अब मैंने यहाँ से क्या किया है, ए बाई बी को इसी तरह रहने दे, ये वन जो था इस वन के साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लिया, प्लस इस वन के साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लिया, ताकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए बाई बी प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी बाई बी। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन जब स्टार्ट में किया था तो मैंने बताया था ए बाई बी लिखें या ए मल्टीप्लाई वन बाई बी लिखें, एक ही बात है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए मल्टीप्लाई वन बाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई वन बाई बी। अब आप देख सकते हैं वन बाई बी दोनों में है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैंने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए वन बाई बी यहाँ कॉमन निकाल लिया।
देन मैंने क्या लिखा अब फिर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ किया है, ये टर्म इस तरह से मेरे पास मौजूद थी, मैं इसको कंबाइन करके मैंने इसको लिख दिया जैसे a + c डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ से मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, के साथ ही हमारा आज का लेसन यूनिट 8 कंप्लीट हुआ है। अगर मेरा लेसन समझ आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।